ये मुदित नहीं आया क्लास में, निशा को मैसेज डाल देना उसको, मुदित को। ठीक है सर। चलो नोट करना है इसके, मैं हिंट दूंगा सारे क्वेश्चंस के, जल्दी से नोट करना है, एक ही सेशन में खत्म करना है पूरा ये। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, बोला बॉन्डिंग इन, देखो तुम यहाँ से, जैसे मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसको, इसका पीडीएफ बना के सबको भेजना है। पेपर को ऐसे सोचना कि तुम्हें इसी तरह से दोबारा डिस्कस खुद करना है अपने आप से, अगर सीखना है इसमें कुछ तो। इसको दोबारा दोबारा जितना करोगे उतना फायदा होगा, और तुम्हें दिखेगा कि 5-7 पेपर अगर तुमने ढंग से कर लिए तो इसी टाइप का पेपर आता है लगभग, कई क्वेश्चन रिपीट होंगे। बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो जैसे बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन तो हर बार ही आता है। बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ एमओ थ्योरी बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने से। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15, 15 में से एक गया तो 14 इलेक्ट्रॉन, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। इसका 2.5 है और उसका हो जाएगा 3। शॉर्टकट याद होगा सबको, तो ये आंसर होना चाहिए। इसके अलावा एन टू में 14 है, एक गया तो 13, 2.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, कम हो गया। O2 में 16 है, एक गया 15 हो जाएगा, 15 एन 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, तो ये भी आंसर होगा। C2 में 12 है, एक इलेक्ट्रॉन गया, 12 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, एक गया तो 1.5 हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, एक गया तो 5 5 10 से 9 हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा तो 1.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो ये भी नहीं होगा आंसर। आंसर आएगा AC, यानी सी आंसर है इधर। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर टिंडल इफेक्ट रिपीट हुआ है, मेंस में पहले भी आ चुका है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल, सेम क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका पहले। बोला था उसमें से कौन सा करेक्ट है, और इसने इनकरेक्ट बोला है। तो इसमें 2 पॉइंट इन टिंडल इफेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को पास करते हैं कोलाइडर सॉल्यूशन, ये कोलाइडर सॉल्यूशन है। यहाँ से अगर लाइट को हमने पास किया, यहाँ से हमने अगर लाइट को पास किया तो लाइट हो जाएगी स्कैटर, यहाँ लाइट गई अगर, तो लाइट यहाँ पे स्कैटर हो जाएगी, यानी बाहर तुम्हें जो लाइट मिलेगी वो कैसी मिलेगी? डिम लाइट मिलेगी। लाइट गई यहाँ से लाइट क्या हो जाएगी? अगर गई तो स्कैटर होती रहेगी, लाइट स्कैटर होती रहेगी ऐसे ना, यहाँ तुम्हें पूरी लाइट नहीं मिलेगी इधर। अगर ये ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होती तो, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन यानी ट्रू सोल्यूशन होती तो पूरी लाइट मिलती लगभग, यहाँ नहीं मिलेगी पूरी लाइट। रीजन क्या है इसका? डिस्पर्ज फेज का जो कोलाइडल सोल्यूशन यानी 10 से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, साइज ऑफ डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्ज फेज यानी सोल्यूट, सही ना। तो अगर इसमें देखो, डायमीटर जो डिस्पर्ज फेज का है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, यानी जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, उसका डायमीटर अगर क्या कहते हैं, बहुत, शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डायमीटर ऑफ द डिस्पर्ज फेज शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, अगर बहुत छोटा हो गया तो लाइट पूरी पास कर जाएगी, बहुत बड़ा हो गया तो लाइट पूरी रुक जाएगी यहाँ पे, तो इसलिए हाँ कंपेरिजन में होना चाहिए। हाँ यार, बोलो मुझे कह रहा है निष्ठा। उसका कल एग्जाम है तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा क्लास। चलो कल, हाँ इवन में पेपर है। चलो कुछ भी होता तुम उस बाद में देख लेगा वो, कुछ नहीं होता। तो ये आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट अब है, सेकंड पॉइंट है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डिस्पर्ज फेज का और डिस्पर्ज मीडियम का, उनमें डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस जो है डिस्पर्ज फेज का और डिस्पर्जन मीडियम का, उनमें डिफरेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो इसे इसने लिख दिया है, बी पार्ट देखोगे तो गलत है वो। डायमीटर ऑफ द डिस्पर्ज पार्टिकल देन इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, ये गलत आ गया ना इसमें। बाकी सब तुम एक बार चेक कर लेना। ये बोला ड्यूरिंग प्रोजेक्शन ऑफ मूवीज इन सिनेमा हॉल्स टिंडाल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, तुम्हें दिखता होगा, निकलती है ना पिन होल कैमरा से, जब निकलती है रेज आती हैं तो मैं डस्ट पार्टिकल मूव करते हुए दिखते होंगे, वो टिंडाल इफेक्ट ही है। ये सब पढ़ाया हुआ चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री है। द पेयर इन विच आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, 10 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। एल्यूमिनियम 13 में से 3 गए, 10 है। डायरेक्ट बता रहा हूँ आंसर, O2 माइनस, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 10। Mg2 प्लस, Mg में 12 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 10, आंसर डी। लीचिंग ऑफ गोल्ड, एक्सट्रैक्शन चैप्टर है ये, एक्सट्रैक्शन चैप्टर। लीचिंग ऑफ गोल्ड, गोल्ड की जब लीचिंग होती है, पहले ट्रीट करते हैं गोल्ड को हम किससे? KCN से। साथ में डालते हैं क्या, गोल्ड को +1 स्टेट में लाने के लिए H2O प्लस O2। ये सारी रिएक्शन करा रखे हैं, इस टाइप की मैंने कम से कम 12-15 रिएक्शन एग्जाम्पल में दी थी। सॉल्ट एनालिसिस में भी करा रखा है, और DNF ब्लॉक में भी। KAuCN2 बनता है पहले, KAuCN2 बनता है पहले, AU पे क्योंकि +1 चार्ज आता है, +1 चार्ज तो 2 लिगेंड्स आएंगे। इसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल जिंक डाल देंगे, जिंक पे चार्ज होता है 2+, तो इसका डबल आ जाएगा आंसर, यानी आंसर आ जाएगा K2ZnCN4, K2ZnCN4 साथ में 2 AU, साथ में 2 AU। तो गोल्ड की एक्सट्रैक्शन है, तो 2 आयन जो बने इसके अंदर वो कौन कौन से हैं? 2 आयन बने AuCN2 नेगेटिव और
ZnCN4 2 नेगेटिव, तो ऑप्शन ढूंढेंगे तो आंसर आ गया सी। एक्सट्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेम रिएक्शन सिल्वर के साथ भी होगी, सिल्वर में भी यही दो आयन बनेंगे, बस Au की जगह Ag आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग इज PS3 ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। B2SX में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तुम्हें याद होगा 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड आते हैं इसके अंदर, दो बनाना बॉन्ड जो जिसे कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। CCl4 ऑक्टेट कंप्लीट, NH3 ऑक्टेट कंप्लीट, ड्यूप्लेट कंप्लीट। LiH थोड़ा सा डाउट में रहेगा, क्योंकि इसको LiH यहाँ पे हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें हम आयनिक बॉन्ड मान सकते हैं इसके अंदर, तो ये नहीं है आंसर इसका। BCl3 तो है ही इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, क्योंकि बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर शेयरिंग, तो आंसर आएगा 2 उसका। सिक्स क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन मेटल हैज द हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी? जितना बड़ा आयन उतनी ज्यादा, जितना बड़ा आयन उतना पानी में कम डिजोल्व होगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम रिलीज करेगा, और मोबिलिटी क्या होगी ज्यादा। आयन छोटा तो पानी के चारों बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर लेंगे, भारी हो जाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। छोटा आयन ज्यादा हाइड्रेट, मोबिलिटी कम, यानी बड़ा आयन आंसर है, बड़ा आयन है इसमें Sr2+। करना नीचे नीचे जल्दी, एक एक चीज नोट करते रहना जरूर। अब 7 से देखेंगे, 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl डिसॉल्व्स इन, देखो सेम क्वेश्चन आ गया ये, जो KuCN2 वाला था सेम क्वेश्चन आ गया। AgCl, Ag पे +1 चार्ज, दो एमोनिया आएंगे, आंसर आ जाएगा AgNH3 Cl। बहुत बार किया हुआ है, सॉल्ट एनालिसिस का मान सकते हैं मेन क्वेश्चन, अदरवाइज ये कोऑर्डिनेशन में भी काउंट हो सकता है, कोऑर्डिनेशन में भी काउंट होता है, ये उसमें भी है, क्या नाम है, ऑर्गेनिक में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, AgCl + CH3NH2, तो इसमें आंसर आएगा AgNH2Cl, यानी सी ऑप्शन। सीरियम 4, सीरियम 4 नोबल गैस कंसेंट्रेशन होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट? देखो तुम कंसेंट्रेशन हर हफ्ते लिख के आ रहे हो पूरी, DNF 118 एलिमेंट्स की पूरी, तो तुम्हें पता होगा लेंथनॉइड की स्टेबल स्टेट होती है +3, तो सीरियम 4+ है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट विल प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बी आंसर आ जाएगा। क्लास में बहुत बार डिस्कस हुआ पड़ा, ये DNF में भी हुआ है क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा इसमें, वैल्यू से चाहो उससे भी कर सकते हो, अदरवाइज ये DNF ब्लॉक में पढ़ा रखा है, Mn3+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनेगा Mn2+। आर्गन 3d5 स्टेबल है इस वजह से, सही ना, स्टेबल है इस वजह से आंसर ये आ जाएगा। और तो ये तुम्हें बताइए क्रोमियम 3+ T2G हाफ फील्ड ऑलरेडी स्टेबल है। Ti3+ तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Ti+4 में जाने के लिए, Fe3+ ऑलरेडी 3d5 है, स्टेबल है, तो आंसर यही आएगा इसमें। और मैंने तुम्हें बता रखा है, ये मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, E0 ऑफ M3+ से M2+, याद है किसी को किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा थी? 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, M2 याद प्लस। होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, कोबाल्ट 3+ से कोबाल्ट 2+, 1.97 वैल्यू थी, 1.97, और सेकंड नंबर पे था मैंगनीज 1.57 वोल्ट। ये पता होना चाहिए, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दे रखा है एनसीईआरटी में वैल्यूज ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन तो हो चुका है यहाँ पे, डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। अब 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन क्या है, ये है यूट्रोफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडी रिजल्ट्स इन, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी रिजल्ट्स इन, ये क्वेश्चन है हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है, जो कोर्स में नहीं है, लेकिन वो यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन में होता क्या है, जिसमें न्यूट्रिएंट एनरिच्ड वाटर बॉडीज जो होती है ना, वो क्या करती है, वो प्लांट लाइफ, जो प्लांट लाइफ है, प्लांट की पॉपुलेशन को एक तरह से उसको सपोर्ट करती है, सही ना, उसका अमाउंट बढ़ा देती है, मतलब ये लगा लो कि प्लांट की डेंसिटी जो है ना पानी के अंदर, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन की कमी होती है, एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। या तुम्हें पता होगा कि जैसे वाटर के ऊपर ग्रीन कलर का एल्गाई आ जाता है ना, ग्रीन कलर का ग्रीन एल्गाई आ जाता है, तो जो ऑक्सीजन को पानी के अंदर जाने नहीं देता है, समझिए कि नहीं है, तो इसलिए प्लांट वो एनिमल लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा, एनिमल्स दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा उनको, इसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। फिश कांट सर्वाइव इन सच एटमॉस्फेयर, फिश वगैरह या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते, तो यही है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी इसलिए, सही ना, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, तो यूट्रोफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, सही ना, एक्सक्यूज जो मी सर। प्लांट की टेंस, हाँ कौन बोलो जरा। सर सर ध्रुव 10th बोल का रहा डी हूँ। दे रखा है। 10th का डी पार्ट दे रखा है।
डिक्रीज, नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर ये आना चाहिए, ए आना चाहिए इसका, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये होना चाहिए आंसर इसका। ओके। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? बीओडी, लॉस इन, डिक्रीज इन बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होता है? जैसे पानी पॉल्यूटेड है कि नहीं, वाटर पॉल्यूटेड है कि नहीं, अगर लेस देन 5 ppm है अगर बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मतलब पानी पॉल्यूटेड नहीं है, ये प्योर वाटर की निशानी है ये। और अगर 5 से 17 ppm तक है बीओडी, यानी डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान सुनना बिल्कुल, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द बैक्टीरिया टू डिकम्पोज, डिकम्पोज करना है इसको, सही ना, एक बार ऑक्सीडाइज लिखा हुआ आ गया था, वो गलत था, टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, टू डिकम्पोज कर, ध्यान रखना, उसको ब्रेक डाउन करना है ऑर्गेनिक, पानी के अंदर जो भी तुम कह लो कि ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल भी होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म करना, उसके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, वो ऑक्सीजन कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। पानी के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया कंटेंट या ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगा उसको खत्म करने के लिए, तो ऑक्सीजन ज्यादा मतलब जैसे 5 से 17 ppm तक, उसको बोलते हैं पॉल्यूटेड वाटर, और ग्रेटर देन 17 ppm हो गया तो वो हाईली पॉल्यूटेड वाटर, तो दिस इज कॉल्ड एज बीओडी, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द बैक्टीरिया टू डिकम्पोज, नॉट टू ऑक्सीडाइज, टू डिकम्पोज नॉट टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर, सही ना, तो ये ध्यान रखना, ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, इसका आंसर ये ए होना चाहिए, ए। नेक्स्ट, फिनॉल ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स टू प्रोडक्ट, तो सबको पता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मिलेगा और पैरानाइट्रोफिनॉल मिलेगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता प्लस कंसंट्रेटेड भी होता तो पिक्रिक एसिड मिलता, तीनों जगह NO2 लगता, और अगर डाइल्यूट HNO2 होता तो पैरानाइट्रोसोफिनॉल मिलता, कन्वर्जेंस में सारा बता रखा है, तो इसलिए अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मिला, पैरानाइट्रोफिनॉल मिला, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल है, अगर वो स्टीम वोलेटाइल है तो स्टीम डिस्टिलेशन बेस्ट मेथड है सेपरेट करने के लिए, स्टीम डिस्टिलेशन, ये चारों मेथड पता होने चाहिए तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जरूर आने चाहिए, ये प्योरिफिकेशन चैप्टर क्लास 11th में, प्योरिफिकेशन जीओसी से पहले एनसीईआरटी में दे रखा है 3-4 पेज का, वो करना है। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12, in the following pair structures, in the following structure which one is having staggered conformation with maximum dihedral angle, तो तुम्हें मैक्सिमम डाइहेड्रल एंगल जिसको पता है वो कर सकता है क्वेश्चन, और अगर तुम्हें ध्यान होगा कंफर्मेशन मैंने लास्ट टाइम हिंट दिया था हल्का, अभी स्टार्ट नहीं हुआ कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन टू सेम ग्रुप्स प्रेजेंट इन टू डिफरेंट प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू सेम ग्रुप, जैसे मिसाइल मिसाइल के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है, बट इन डिफरेंट प्लेन्स, तो तुम स्टैगर्ड एक ये है, स्टैगर्ड एक ये है, इसमें मिथाइल मिथाइल पास में है, डाइहेड्रल एंगल अगर तुम देखोगे तो 60 का है, इसमें मिथाइल मिथाइल 180 डिग्री के एंगल पे है, तो इसका आंसर यही होगा, आंसर यही होगा, सही ना, विद मैक्सिमम डाइहेड्रल एंगल, ये हो गया। द प्रोडक्ट, 13th क्वेश्चन, देखो 13th क्वेश्चन, ये ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ बीच बीच में पूछ लेता है IIT इसमें, देखो H प्लस जला है, H प्लस पहले अटैक करेगा किस पे, प्रोपीन पे, आइसोब्यूटाइलिन, ये आ गया CH3 C CH3, और यहाँ आ गया प्लस, यहाँ प्लस आ गया, अब उसके बाद तुम्हें पता है, अब प्लस जो है इसमें किसी ना किसी बॉन्ड को वीक करेगा, इस एल्केन में कोई ना कोई बॉन्ड वीक होगा, और कौन सा बॉन्ड वीक होगा, ताकि माइनस अटैक कर सके, जहां पे प्राइमरी कार्बन आयन बने, तो कोई भी, या तो CH2H ये वाला, या CH2H ये वाला, या CH2H ये वाला वीक नहीं होगा, यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, टर्शियरी कार्बोटाइन, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, CH2 ये वाला H, C CH3 और यहाँ H, ये इलेक्ट्रॉन, अब इसमें नेगेटिव आएगा, यहाँ पे प्राइमरी कार्बन आयन ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, ये H प्लस जो कैटलिस्ट था वो बाहर निकल जाएगा, नेगेटिव और इस पॉजिटिव का बॉन्ड बना देना इतने पार्ट का, यानी एक कार्बन पे तुम्हारे पास, इस एक कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए, और इधर वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए, तो 3 मिथाइल और 2 मिथाइल वाला आंसर देख लो, बार जोड़ देना उसको खुद, 3 मिथाइल 2 मिथाइल, यही रहा आंसर, 3 मिथाइल ये रहे और 2 मिथाइल इधर है, और कहीं है देख लो बार, यहाँ पे 2 मिथाइल 2 मिथाइल, ये नहीं होगा, समझ गए कि नहीं, प्रियंका कुछ पूछना तो जल्दी बोलो। सर इसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्यों बना है, मतलब स्टेबल नहीं कार्बन होता? प्राइमरी नहीं बनना, कार्बन आयन है ये, कार्बन आयन प्राइमरी है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, 14,
हम बोल ध्रुव। सर ये कार्बन आयन अपने आप कैसे बन गया? ये कार्बोकेटायन ने फेवर किया है उसको, उसको इनिशिएट किया है, कैटलिस्ट का काम किया है उसके लिए। अच्छा। और थोड़ा ठीक है, ध्रुव, थोड़ा सा इसमें तू ऑप्शन भी देखेगा ना कि वो जुड़ रहा है ना किसी हाँ तरीके से, इससे प्लस है तो माइनस जुड़ेगा इससे। नहीं समझा? हाँ, यस सर, यस सर। आईयूपीएसी नेम ऑफ इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिडीन क्लोराइड होता है CH3CHCl2। इथाइलिडीन है तो जेमिनल कहते हैं, और इथाइलिन होता तो विसिनल होता, CH2Cl है ना। इथाइलिन क्लोराइड वो विसिनल होता है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन होता है। ये क्या होगा, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। डी ऑप्शन। ये जेमिनल होते हैं, एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप्स हैं अगर, और अलग अलग हैं तो विसिनल बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? शॉर्ट में इसको जेम लिखेंगे और इसको विस लिखेंगे, VIC। ऊपर कर दो ऊपर। क्वेश्चन नंबर अब आ गया 14th, हो गया 15th। द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन तुम्हें पता है, हाईली स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है, और ये भी टर्शरी है, तो 100% एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। HCl बाहर निकालना, आंसर आ गया आइसोब्यूटाइलिन। आंसर आ गया आइसोब्यूटाइलिन। और इसने आईयूपीएसी नेम दे रखे हैं तो आईयूपीएसी में कर लेंगे 1 2 3। 2 मिथाइल प्रोपीन, आंसर आएगा 2 मिथाइल प्रोपीन, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन, और बड़ा कर तो कर दो बस। 16 क्वेश्चन देखेंगे अब। ये इंटरमीडिएट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन है। ये तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने मैकेनिज्म कराया था इसका, रिवर्टिमन रिएक्शन का, तुम्हें याद होगा। याद है कि नहीं किसी को? मैंने तो बता रखा है कि इसका मैकेनिज्म हाँ हर यस बुक में सर। याद है ना, इसका मैकेनिज्म हर बुक में क्या दे रखा था, गलत दे रखा है। मैंने बताया था इसका मैकेनिज्म हर बुक में गलत दे रखा है। इसके आगे Cl डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होता OH से, मैंने इसका प्रूफ दिया था, और IIT ने उसको पूछा हुआ 2014 के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये कर लेना जरूर। ये हर्षित, हेलो। हर्षित तेरा अभी क्लास में आने का कोई मतलब है क्या? तू इतनी लेट ज्वाइन करता है? सर मुझे अभी अभी देखा, बिल्कुल एकदम से ज्वाइन करी नहीं तो मैंने। तू फिर अभी देखा तो अभी भी मत देख तू, अरे नहीं अभी सर। भी मत देखना, कोई फायदा नहीं है ऐसे। नहीं सर, मैंने वैसे थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। कुछ भी किया हो तूने, तू क्लास में अरे हमेशा सच लेट में आता है। करे हैं, तू सच में करे, क्लास में आपको हमेशा लेट, हर्षित अभी तू बहस मत कर, तू क्लास में हमेशा लेट आता है। तेरे को इतनी बार बोलती है मैंने, क्लास में हमेशा लेट आता है तू। या सबसे पहले करके दे मेरे को, क्लास खत्म होगी सबसे पहले सारे क्वेश्चन करके दे, 30 के 30। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन, क्लास में कितनी बार पूछी हुई है ये, याद है? क्यूमीन से फिनॉल प्लस एसीटोन, याद है कि नहीं? ये क्यूमीन से यस। फिनॉल प्लस यस एसीटोन सर। मिलता है, बहुत बार पूछी है। IIT एडवांस में भी आ चुकी है, मेंस में भी आ चुकी है, नीट में भी आ चुकी है, सही ना। क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन, फिर डाइल्यूट वो डालेंगे तो फिनॉल प्लस एसीटोन, सी आंसर। द रिएक्शन ऑफ RCONH2। अब इसमें इंटरमीडिएट तो वैसे बहुत सारे बनते हैं, इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें बस ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि पूरी तरीके से सही नहीं है। इसका मैकेनिज्म मैंने तुम्हें करा रखा है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का। इसके अंदर RCONHBr भी बनता था, फिर इसमें बेस डालेंगे तो तुम्हें याद होगा नाइट्रीन बनता था। इसके बहुत सारे मैकेनिज्म कराए हैं। इसमें पहले एक एक स्टेप करके बनता है, मैंने दोनों स्टेप एक साथ दिखा दिए हैं। ये नाइट्रीन बनता था, और तुम्हें याद होगा नाइट्रीन कौन सा था, ट्रिपलेट। याद आया कि नहीं है? सिंगलेट नाइट्रीन, जैसे रीमन टीमन रिएक्शन में भी तुम्हें याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अगर पूछेगा सिंगलेट कार्बीन बनता है कि ट्रिपलेट कार्बीन बनता है। किसी को याद है क्या बनता था? चित्राक्ष, आयुष, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते थे, तो बनता था स्टेबल इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट, इसलिए बेस्ट ऑप्शन आइसोसाइनेट आएगा। अदरवाइज ये भी होता था, डाउट यहाँ पे रहेगा। कौन सा नाइट्रीन था, याद है? कार्बीन था। चित्राक्ष, दो रिएक्शन कराई हैं। सिगलेट। एक, हाँ सिंगलेट, और एबनॉर्मल रीमन होगी या मिसलिनियस रीमन होगी तो वो दूसरा ट्रिपलेट था। हाँ ट्रिपलेट था। ये करके को क्वेश्चन ये आएंगे तो क्वेश्चन ये बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, उनकी डिटेल दी है मैंने, क्यों सिंगलेट है क्यों ट्रिपलेट है। अच्छा नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। यूजिंग वेरी लिटिल सोप, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। यूजिंग वेरी लिटिल सोप while washing clothes does not serve the purpose of cleaning of clothes। अगर सोप का अमाउंट कम है, सोप का अमाउंट अगर कम है, तो तुम्हें याद है कि मिसल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मिसल फॉर्मेशन क्या था? RCONA है ना, RCO नेगेटिव
यानी R पार्ट हाइड्रोफोबिक, CO नेगेटिव पार्ट हाइड्रोफिलिक। ये पकड़ेगा ऑयल को, ये रहेगा पानी के अंदर। तो इस तरह से जो क्लोथ्स हैं उनके ऊपर ग्रीस या ऑयल लगा हुआ वो अलग होता था। तो उसके लिए मिसल फॉर्मेशन होता था। ये सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मिसल्स आर नॉट फाउंड ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सोप। मतलब सोप का ये सीएमसी को रीच नहीं कर पाएगा। सीएमसी क्या है? क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, मिनिमम कंसंट्रेशन above which missile formation will take place। above which है कंसंट्रेशन, above which missile formation will take place। सही ना? वो मिसल जो है वो ग्रीस या ऑयल को अपने साथ ले जाएगा। एक हल्का सा रब करेंगे क्लोथ को, वो अलग हो जाएगा। तो उसके लिए कंसंट्रेशन जो है सोप का वो ठीक ठाक अमाउंट में होना चाहिए। तो ये तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री से है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर मैंने तुम्हें 4 ही बता रखे हैं। बिथेनॉल तो वैसे भी एंटीसेप्टिक है, सोप में डालते हैं बिथेनॉल को, ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। एलिटेम है आर्टिफिशियल स्वीटनर, है ना? एलिटेम है आर्टिफिशियल स्वीटनर, और इसकी तुम्हें याद है स्वीटनेस 2000 गुना ज्यादा होती है सुक्रोज से, इसलिए इसका अमाउंट कंट्रोल करना टफ है। ये इसकी डीमेरिट थी। एस्पार्टेम भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, उसको सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड फूड में यूज करते हैं, क्योंकि एस्पार्टेम जो है वैसे तो वो 100 टाइम्स ही स्वीटर है, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पे एस्पार्टेम ब्रेक कर जाता है। इसके अलावा और कौन सा था आर्टिफिशियल स्वीटनर? सुक्रालोज था, याद है कि नहीं? नहीं याद? सुक्रालोज भी क्या था? आर्टिफिशियल स्वीटनर। एलिटेम की डीमेरिट थी और एस्पार्टेम की। हाँ बोलो। अब क्वेश्चन नंबर 21 है। ये तो एंटीबायोटिक वगैरह में आएंगे। लैक्टोज तो पता है शुगर है नेचुरल में, सही है। अब नेक्स्ट नोट करना है, ये एंटीसेप्टिक वगैरह में आएगा, ये सब जो आते हैं ना। फिर नंबर ऑफ एन एटम, यहां से आगे इंटीजर टाइप। ये केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ जो एडवांस पेपर में है और बिट्स में है। अब क्वेश्चन नंबर 21 से, द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। एक बार निश्चय नीचे करो, क्या पता नीचे स्पेस मिल जाए मेरे को। 21 to 30 देखो एक साथ आ रहे हैं तो। सर 5418। नहीं आएगा स्पेस ना, अभी ऊपर ही कर दो निष्ठा, ऊपर थोड़ा स्पेस तो है कम से कम, और करो ऊपर, बस रहने दो। देखो क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन 681 ग्राम C7H5N3O6 इज x इंटू 10 की 21। वैल्यू ऑफ x इज Na की वैल्यू दे रखी है, नियरेस्ट इंटीजर बताना है तुम्हें। तो 681 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था, याद है किसी को? 84 प्लस 5 89, 89 प्लस 40 14 42, 227। तो 227 डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट ही आ गया 3 मोल, शायद 3 मोल ये आ गया। तो 1 मोल के अंदर इसके 3 मोल नाइट्रोजन है, तो 3 मोल में इसका 9 मोल नाइट्रोजन होगा। 9 मोल नाइट्रोजन, 9 मोल नाइट्रोजन है। और हमें पूछा है नंबर नाइट्रोजन एटम्स पूछे है, तो 9 इंटू 6.023 6.02 सॉरी 6.02 लेना है, इंटू 10 की 23। तो 6.02 इंटू 9, 6 9 54 होता है, 54 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 10 के पावर 21। तू जय बीच में मत बोल, बाद में देखियो तू आंसर्स। 6.02 इंटू 9 करेंगे तो ये 54 पॉइंट समथिंग आएगा, और 10 की 21 करना है, इसलिए इंटू 100 और कर देना। क्या आंसर आ रहा था इसका? 5418। 5418। 5418, ये देख लेना तुम, सही ना? डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl नेगेटिव इन सॉलिड NaCl। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे Zm/A³ इंटू N0। NaCl की डिटेल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तुम्हें। डेंसिटी दे रखी है तुम्हें 43.1। NaCl के लिए Z की वैल्यू फॉर्मूला यूनिट्स होती है 4, मॉलिक्यूलर मास NaCl का 58.5 बाय A³ इंटू N0 6.02 इंटू 23, वैल्यू पुट कर देंगे उसकी। A की वैल्यू आ जाएगी, और A होता है 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, तो यहाँ से तुम डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl नेगेटिव निकालेंगे A/2 करके। तो थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन वाला है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने हैं, 10 में से 5 करने होंगे तुम्हें उधर। पहला क्वेश्चन आसानी से उसका था, दूसरा क्वेश्चन उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, आते हुए भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 23rd क्वेश्चन। ये चॉइस तुम्हें करना पड़ेगा कि कौन से 5 करने हैं। ये तुम्हें 10 तो दे दिया क्वेश्चन, लेकिन उल्टा तकलीफ थोड़ी सी बढ़ा दी है, क्योंकि तुम्हें 10 के 10 क्वेश्चन रीड भी करने हैं, टाइम ज्यादा चाहिए उसके लिए, और सिलेक्ट करना है कौन से 5 करने हैं। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द आयनाइजेशन ऑफ लिथियम एटम। लिथियम एटम को आयनाइज करने के लिए इनटू इनिट्स आएगा
इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज x इंटू 10⁻⁸ मीटर, द वैल्यू ऑफ x इज, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा बेटर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल तो हमें पता ही है, -2.2 इंटू 10⁻18 है, ये h दे रखा है, ये सब पता है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन बी यूज फॉर द आयनेशन ऑफ लिथियम एटम, लिथियम को आयनाइज करने के लिए, Li से Li+ बनाने के लिए। तो इसके लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए पहले लिथियम की एनर्जी, और ये एनर्जी चाहिए हमारी ग्राउंड स्टेट से। ग्राउंड स्टेट यानी लिथियम होता है हमारा 1s2 2s1, तो लिथियम की ग्राउंड स्टेट अगर तुम बोलोगे तो 2 होनी चाहिए, ये कुछ एजम्पशन करनी पड़ेगी इसके अंदर। लिथियम की ग्राउंड स्टेट यानी सेकंड शेल लेना है, एनर्जी होगी -13.6 इंटू Z² यानी Z² यानी लिथियम का 3 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, सेकंड शेल लेना है। अब यहाँ पे ना लिथियम है, ये एक्चुअल में यहाँ पे आना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत है वैसे, प्रॉपर दिया नहीं इन्होंने क्वेश्चन, यहाँ पे जेड इफेक्टिव आता है, और जेड इफेक्टिव तुम कहाँ से निकालोगे, किसी को याद है? Z-S स्लेटर्स रूल से, स्लेटर्स रूल याद है कि नहीं, ये बता रखा है, ये वहां से निकालना है, लेकिन इतना नहीं देंगे सोचने को, ये तो इंटू 3 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर ही करेंगे इसमें, नहीं तो जेड इफेक्टिव वहां से आएगा पहले। चित्राक्ष क्लियर हो रहा है क्या? आयुष Yes. वहां से निकालेंगे इंटू 9/4, ये एनर्जी आ गई। अब आयनेशन एनर्जी क्या होती है? E∞ माइनस En, तो E∞ तो 0 है, माइनस En, हमें आयनेशन एनर्जी निकालनी है, हो जाएगा इससे क्वेश्चन की नहीं? आयनेशन एनर्जी आ जाएगी इससे, और उसके बाद Hc बाय लैम्डा लिख देना इसको, Hc बाय लैम्डा इक्वल टू ये वैल्यू क्या है 13.6 इंटू 9/4, बस यहाँ से तुम लैम्डा निकालोगे, यहाँ से लैम्डा निकालना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बस ये ध्यान रखना जरूर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे जूल में कर देना, सही ना? इसको खुद ट्राई करना क्वेश्चन को, क्या आंसर है इसका, जल्दी देखेंगे नहीं तो क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। 24th क्वेश्चन निष्ठा करो ऊपर, 24 से क्या हो जाएगा, और नीचे करना जरा, बिल्कुल जगह है क्या नीचे? कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज वाला, नहीं जगह तो मिलेगी बिल्कुल, चलो सही है, कुछ हो जाएगा सही। देखेंगे जल्दी से, द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन, यही क्वेश्चन है ना निश्चय, यही है ना 24th? यस सर। द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज दे रखा है -550 इस रिएक्शन के लिए, -550 जूल पर केल्विन। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज दे रखा है इतना। द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी होता है 0, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी होता है 0, टी उल्टा आ जाएगा डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, कर लोगे कि नहीं? ये डेल्टा एच की वैल्यू किलो जूल में ध्यान रखना, 165,000 डिवाइड बाय 550, नेगेटिव में दोनों कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव बाय 550, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लियर है कि नहीं? ये डेल्टा जी को करना 0, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2SO4, 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन H2SO4 है, 0.02 मिलीमोल है उसके अंदर, H2SO4 के 1 लीटर के अंदर 0.02 मिलीमोल है, 50% ऑफ दिस सोल्यूशन यानी आधा लीटर सोल्यूशन ले लिया, इज डाइल्यूटेड एंड विद डीआयनाइज्ड वाटर टू गिव 1 लीटर सोल्यूशन, सही ना? तो 50% सोल्यूशन अगर लेंगे, 50% सोल्यूशन में कितने मोल हो जाएंगे, कितने मिलीमोल हो जाएंगे? मिलीमोल निकालने हैं तुम्हें, 50% में हो जाएगा 0.01 मिलीमोल। डाइल्यूट भी कर दोगे तो मिलीमोल तो उतने ही रहेंगे, डाइल्यूट भी कर दोगे अगर उसको 1 लीटर तक, तो मिलीमोल तो चेंज नहीं होंगे, मोलैरिटी चेंज हो सकती है। इन सॉल्यूशन ए 0.01 मिलीमोल ऑफ H2SO4 वो आर एडेड। अब सॉल्यूशन जो बनी उसके अंदर हमने 0.01 मिलीमोल ए ऑफ H2SO4 ऐड कर दिए, 0.01 मिलीमोल थे, 0.01 और ऐड कर दिए, तो टोटल मिलीमोल्स कितने होंगे? 0.02 यानी आंसर कितना आ जाएगा? 0.02 मिलीमोल्स आए ना, और इंटू 10⁻³ करना है, तो 0.02 इंटू 10⁻³ एक बार चेक करना, आंसर यही है क्या इसका? और आंसर 0 Yes, दे sir. रखा है। तो इंटीजर टाइप बोला है तो 0 दे दिया इसका, ये आंसर होना चाहिए इसका, 0.02 इंटू 10⁻³ यानी इंटीजर टाइप बोला है तो 0 लिखते हैं इसको। ये ये क्वेश्चन इजी है, इसमें कोई डायरेक्ट कोई मतलब किसी को नहीं भी पता ना कुछ भी तो भी कर सकते हो, मिलीमोल तो चेंज नहीं होंगे ना, चाहे तुम डाइल्यूशन करते रहो कुछ भी करते रहो। 0.02 था, उसका आधा कर दिया तो 0.01 हो जाएगा, 0.01 कर दिया और उसके बाद 0.01 इसमें बाहर से ऐड कर दिए, मिलीमोल तो उतने रहेंगे 0.02 इंटू 10⁻³। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट फॉर 50% डिसोसिएशन ऑफ N2O4 इंटू NO2, 50% डिसोसिएट कर गया है, N2O4 गिव्स NO2 2NO2, अगर एक लिया, एक में से 0.5 गया तो यह 2 इंटू 0.5 यानी 2 इंटू 0.5 ये 1 बनेगा, ये 1 बन गया, सही है।
27 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पे। वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर 50% इज इतना। चलो एक्स निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे पहले अगर मैं एक मिनट रुकेंगे, आर दे रखा है log 1.3 एक्स। इसमें पहले तुम अगर इसमें मेरे को मान लो केपी निकालना है। केपी क्या, क्योंकि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है ना माइनस आर टी नेचुरल ऑफ केपी। केपी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मेरे को चाहिए NO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 होगा इसका मोल फ्रैक्शन, इसका NO2 का मोल फ्रैक्शन वो होगा, NO2 का मोल फ्रैक्शन यानी 1 अपॉन में टोटल मोल्स यानी 1 प्लस 1.5 इंटू प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना है टोटल 1 एटमॉस्फेयर तो इंटू 1। तो ये आ गया 10/2/3। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 आ गया 2/3, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 आ जाएगा ऐसे ही x N2O4 इंटू टोटल प्रेशर 1, तो वो आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से तुम केपी निकाल लोगे, फिर केपी निकालने के बाद डेल्टा जी नॉट को लिख देना माइनस आर टी नेचुरल ऑफ केपी। क्या कर लोगे आगे, हो जाएगा कि नहीं क्वेश्चन? Yes. निकल जाएगा कि नहीं? यस इससे सर, निकाल लेना यस। क्वेश्चन, सही है, इससे निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करके जरूर देखना सारे क्वेश्चन, ये पेपर थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन इंटीजर टाइप में टाइम लगेगा इसमें थोड़ा। क्वेश्चन नंबर कौन सा 27? हेलो सर, हाँ हाँ बोलो। सही थोड़ा मुश्किल भी है। हाँ थोड़ा होगा, थोड़ा मुश्किल कुछ होता है, करना तो है सारा ना। क्वेश्चन नंबर 27, इन ए सेल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन, E नॉट ऑफ Fe 0.77 दे रखा है और I माइनस I2। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है बस, और कुछ नहीं है। अब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब देखो रिडक्शन पोटेंशियल इधर भी दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल इधर भी दे रखा है, तो डायरेक्ट माइनस करो। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड, उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट एनोड, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.54 है, तो आंसर आ गया 0.23 और ये इंटू -2 में करना है, तो ये आंसर आ गया कितना 23 आ गया ना, एक बार यही आंसर है, एक बार चेक करना। यस सर। Yes. यस सर। हाँ अब अगला क्वेश्चन है फॉर ए गिवन 28th क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन सही है। एक बार पहले 29, 20, 30 देखते हैं, फिर देखते हैं आगे। 28 क्वेश्चन किसी ने किया है क्या क्लास में? R1A, R2B, R2C, क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत सारे हैं ना, C के भी चेंज हो रहा है, फिर ये D। किसी ने किया है क्लास में ये? सर मैंने करा सर। ये ट्राई करना ना, उस समय तो ट्राई नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, पेपर के समय। ये सिलेक्शन मैं तभी कर रहा हूँ, क्वेश्चन का सिलेक्शन करना 10 में से 5 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तुम जल्दी से 5 मिनट लगा के क्वेश्चन को रीड कर लो पहले, अगर तुम्हारे 2 क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो जा रहे हैं तो फिर तुम थोड़ा रुक सकते हो। अभी 29 देखेंगे। अच्छा हाँ ध्वनि देखते हैं अभी देखते हैं सही आया गलत आया, सही ना। 29 तो 30 देख लो, फिर एक क्वेश्चन मैं अलग से बता रहा हूँ तुम्हें। इफ CuH2O होल 4 2 प्लस absorbs light of wavelength इतना for DD transition, then the value of octahedral crystal field splitting energy for this will be octahedral के लिए। ये है हमारा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के लिए डेल्टा टी तुम निकाल लोगे HC बाय लैम्डा करके। और तुम्हें याद होगा मैंने डेरिवेशन भी कराई हुई है, जिसने मेरे लेक्चर किए हुए हैं कोऑर्डिनेशन की। डेल्टा ओ जो होता है 9/4 डेल्टा टी होता है, इसकी डेरिवेशन है पूरी प्रॉपर। डेल्टा ओ और डेल्टा टी में रिलेशन, डेल्टा ओ डेल्टा एसपी में रिलेशन, डेल्टा टी और डेल्टा एसपी यानी स्क्वायर प्लेन में रिलेशन। तो डेल्टा टी तुमने निकाल लिया है, डेल्टा ओ क्या होगा 9/4 डेल्टा टी। कर लोगे कि नहीं, ये हो जाएगा कि नहीं? Yes. Yes. एक 30th क्वेश्चन देख लो, फिर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें रिजॉइन करना पड़ेगा 28th के लिए। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन, देखो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन दैट विल कंप्लीटली रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ पेंटवनीन इज 10 इंटू, अच्छा डैश है एक बीच में डैश है, डैश इंटू 10⁻² ग्राम एटॉमिक मास दे रखा है उसमें। था ये तो ब्रोमीन और पेंटीन से रिएक्शन हो रही है ना, ये पेंटीन है, पेंटवनीन है ना, एक पेंटवनीन है। तो तुम्हें पता है ब्रोमीन जब रिएक्ट करता है इसके साथ तो इस तरह से रिएक्ट करेगा, 1 मोल ब्रोमीन रिएक्ट करेगा, है ना, 1 मोल ब्रोमीन रिएक्ट करेगा। तो 1 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है 1 मोल। 5 ग्राम है पेंटीन, 5 ग्राम पेंटीन मतलब 5 बाय वेट कितना है C5H10, 60 + 10 70, 5/70 मोल है। 5/70
5/70 मोल के साथ 5/70 मोल ही ब्रोमीन रिएक्ट करेगा, और 5/70 मोल मतलब मास आएगा इनटू 160। डायरेक्ट आ रहा आंसर से क्या? ये कैंसिल हो जाएगा, 16 5 80, 80/7। एक बार चेक करना आंसर आ रहा है क्या? 80/7 ग्राम्स, 11.4, और इंटू 10 के मैंने सू भी Excuse me, करना sir. है। हाँ बोल ध्रुव। सर यहाँ ब्रोमीन लिखा हुआ है तो इसमें ब्रोमीन गैस तो लिखी नहीं, तो हम खाली सिंगल ब्रोमीन करके मतलब 2 मोल के बराबर नहीं करेंगे उसके? नहीं 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 यार, ये तो रिएक्शन है ऑर्गेनिक। ध्रुव ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है जो तू पूछ रहा है। ये तो ब्रोमीन, इथीन में ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं पढ़ा क्या तूने? बहुत सिंपल सी नहीं रिएक्शन सर है, 9th करा 10th है, में भी बट पढ़ते हैं। यहाँ ब्रोमीन नहीं नहीं लिखा नहीं, ये हुआ था तो अंडरस्टूड है। मेरे को ब्रोमीन लगा बोला सर। तो Br2, अंडरस्टूड है, Br2 ही आएगा। एटम होते तो अलग से बोलता हूँ। ठीक है सर। ये नहीं पूछने वाला क्वेश्चन है। क्या समझ आ गया कि नहीं? आंसर क्या आ रहा है इसका? 1143। चलो अब एक क्वेश्चन के लिए रिजॉइन कर लेंगे जल्दी से, एक क्वेश्चन कर लेंगे जरूर। है वो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, कैलकुलेशन है शायद उसके अंदर, मैं देखता हूँ एक बार।